सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। वफाकी वज़रा की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जारहाना बयानात और पाबंदी की बातें की जा रही हैं। आज मरीम औरंगजेब ने कहा कि जब बात करो तो कहते हैं कि सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, मगर सियासी और दहशतगर्द जमात में फ़र्क होना चाहिए। लेकिन आज हमने देखा कि कैबिनेट का अहम इजलास हुआ तो इसमें पाबंदी से मुतालिक मामला ज़ेर गौर ही नहीं आया, मौखर कर दिया गया इस मामले को जो पाबंदी से मुतालिक बात हो रही थी। फिर कुछ रोज़ से हम ये भी देख रहे हैं कि बानी पीटीआई के GHQ के बाहर एहतजाजी कॉल पर एक एतराफ़ी बयान के चर्चे हो रहे हैं, जिसकी तरदीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कर दी है। वो ये कह रहे हैं कि इसको मिसकोट किया जा रहा है कुछ चैनल्स की जानिब से। साथ ही गुज़श्ता रोज़ से PTI ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट हाउस के सामने अलामती भूख हड़ताल का आगाज़ कर दिया है। अब ये अलामती भूख हड़ताल और साथ ही साथ जो जुमे की कॉल दी गई है कि जनाब जुमे से जो मुजाहरे हैं वो बाकायदा तौर पर शुरू कर दिए जाएंगे। ये जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त रोड्स पर आना, ये जो स्ट्रेटजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये कितनी हेल्प आउट करेगी जो इनके मुतालबात मनवाने में। 3 मुतालबात इनके सामने मौजूद हैं और साथ ही साथ फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि बानी PTI को बाहर लाने का एक ही रास्ता है, तहरीक इंसाफ JUI, GDA और दीगर जमातों से JI यानी जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद अगर कर लिया जाए। उनका ये मशवरा कैसे है, ये कितना हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है अगर ये अलायंस प्रॉपर्ली बन जाता है। इसी के साथ ये सवाल भी अपनी जगह पर कायम है कि काबीना इजलास में PTI पर पाबंदी लगाने का ये जो मामला है इसको मौखर क्यों किया गया है या ज़ेर गौर क्यों नहीं आ रहा। जिस तरह से हम देख रहे थे आज़म नज़ीर तारड़ साहब वफाकी वज़ीर कानून, वो कह रहे थे कि पहले हम इसके सियासी और साथ ही साथ कानूनी तमाम पहलुओं को पहले देखेंगे और उसके बाद फिर ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस क्यों गई। डिस्कशन का हम आगाज़ कर लेते हैं। मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियोज़ में, हमाद रुहेला इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ज़ाहिर शाह शराजी साहब हमारे साथ पेशावर से वीडियो लिंक के ज़रिए और अमेरिका से एहतशामुल हक साहब हमें वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन करें। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आगाज़ करते हैं लगारी साहब, सारी सिचुएशन आपके सामने, पॉलिटिकल जो सारे मामला इस वक्त चल रहे हैं, ख़ास तौर पे ये जो जुमे से हड़ताल और जो मुजाहरे करने जा रहे हैं, भूख हड़ताल तो फ़िलहाल 2 दिन हो गए हैं चलते हुए, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये जो मुतालबात PTI मनवाने जा रही है, मनवाना चाह रही है, ये हो जाएंगे पूरे, इन चीज़ों से काम चल जाएगा। मेरे ख्याल में सियासी अमल किसी भी शक्ल में हो उसे ज़रूर होना चाहिए और उसे जो भी आपके पास ज़राए हैं, सियासी ज़राए जो भी हैं, आपको उनको अख्तियार करना चाहिए और उनसे बाहर नहीं जाना चाहिए और आपको किसी चीज़ पर बैकआउट नहीं करना चाहिए और अपनी हैसियत को अच्छी तरह से देखभाल करना चाहिए। आप मुल्कगीर एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं, मुल्कगीर एहतजाज आपको ज़रूर करना चाहिए और आपको अपने मुतालबात के साथ जहाँ भी आपको मौका मिलता है एहतजाज का, आप जहाँ भी जाएं, एक तो ये कि मामूलात हयात में खलल न डालें और दूसरी बात ये कि आप पब्लिक को कॉल दें, लोग आएँ और लोग आपके मुतालबे के हक़ में आपके साथ खड़े हों, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है जो आपको कामयाबी का रास्ता दिखा सकते हो, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपके लिए रास्ता यही होगा कि आप सियासी अमल के ज़रिए अपनी हैसियत को बहाल करें और उन चीज़ों से आपको पसपाई अख्तियार करनी है जिन चीज़ों की वजह से आपने अपने लिए या आपकी पार्टी के लिए मसाइल पैदा हुए हैं। ये ज़रूर देख लें कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से मसाइल पैदा हुए हैं। हुकूमत ने अभी जिक्र नहीं किया है, सोचा नहीं है या कैबिनेट में वो बात सामने नहीं आई है, लेकिन हुकूमत ने अपना एक नुक्ता नज़र पेश कर दिया था जब 1-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ये कहा गया कि वो बैन करने वाले हैं। तो मैं उन लोगों में था जिन लोगों ने इस बात से इत्तफाक नहीं किया था। सियासी जमातों पर आप पाबंदियां नहीं लगा सकते हैं और हमारे पास ले दे के हैं ही क्या सियासी जमातें। ज़ाहरा सारी जमातों का मुंतहा मकसूद और उनकी टारगेट जो है वो एक ही होता है और वो इक़्तिदार के मुख्तलिफ अनासर के साथ मिलकर अपने लिए रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। ये सियासी जमातों का काम होता है। ये वो सियासी जमातें नहीं है कि जो इनकलाबी तर्ज़ अमल के साथ आती हैं और कहते हैं कि जनाब हमारा ये नज़रिया है और हम सोसाइटी को तब्दील करने जा रहे हैं। ये वो पार्टियाँ नहीं हैं। इन तमाम पार्टियों को एक जैसा ही अमल रखना चाहिए और सियासी अमल यह है कि आप आवाम के साथ अपना प्रोग्राम लेकर जाएँ
हमारे यहाँ चूँकि ये थर्ड वर्ल्ड की मजबूरी भी है, मुसीबत भी है कि वो करिश्मेटिक शख्सियत के पीछे जाते हैं और जब उनके ख्वाब टूटते हैं तो फिर उनको पता चलता है कि हो ये तो कुछ भी नहीं था। तो आपका करिश्मा अपनी जगह पर है, लेकिन आप ठोस प्रोग्राम के साथ हैं। लोग बहुत दुखी हैं, लोग देख रहे हैं कि किस तरह से उनके लिए मसाइल पैदा किए जा रहे हैं, किस तरह से अगर आपका इनकम टैक्स भी आपके बिजली के बिल में वसूल किया जाए और आपके दीगर टैक्सेस भी आपके बिजली के बिलों में वसूल किए जाएँ और आप देख रहे हो कि आप दूसरी बातें कर रहे हैं जो आवाम के दिल की बात नहीं है, तो फिर आपके पास लोग नहीं आएंगे। लोग कहेंगे हमारी बात क्या कर रहे हो, हमारे दुखों का मदावा क्या है। आपकी प्रायोरिटीज इस वक्त मुखालिफिन को कॉर्नर करना है और वही आप अगेन बात कर रहे हैं कि जी अवामी जो सारी सिचुएशन हमारे सामने है उस पर जो सूरत हाल है, अवाम का रिलीफ का है, अवामी मसाइल पे कोई गौर नहीं कर रहा। जी मैं यही अर्ज कर रहा था कि हमारी सियासी जमातें जो हैं वो उन चीज़ों पर खेलती रहती हैं जिन चीज़ों का आवाम के साथ ताल्लुक़ नहीं होता। कानूनी आइनी वो शगाफियाँ बिल्कुल अपनी जगह पर, ठीक है, और मैं इस बात के हक में हूँ कि आइन को किसी शख्स को ये हक नहीं है कि वो आइन को एब्रोगेट करे, सबवर्ट करे, सस्पेंड करे, आइन को बाइंस में डाले, किसी को भी ये हक नहीं है। ठीक, और ज़रूर बात पर होनी चाहिए, जहाँ आर्टिकल 6 लगता है लगाइए, लेकिन पार्टियों पर पाबंदी से मसला हल नहीं होगा। अच्छा हमाद, ये एक तो ये चीज़ कि जिस तरह से नदीम अफजल चंद साहब का हम देख रहे हैं कि बयान भी इस वक्त टीवी चैनल्स पे चल रहा है कि जनाब वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ना होती तो अब तक पीटीआई पर 3 साल पहले ही पाबंदी लग चुकी होती। 3 साल से यानी पीपल्स पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं एक बैरियर बनी हुई है इस मामले को लेकर। दूसरी चीज़ ये कि ये सिर्फ इत्तेहादियों से रुकावट का मामला है या वाकई कानूनी तौर पर इनके पास अभी इतने सफिशेंट रीजंस नहीं हैं जिसके बिना पर ये बैन कर सकते हैं, इसी वजह से मौखर किया गया, या कोई और मामला है? जी, आपके पहले सवाल का जवाब में तो सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि शायद ये एक सियासी बयान है, एक पार्टी की तरफ से दिया गया, एक शख्स की तरफ से दिया गया है। मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई सदाकत है। कोई भी पार्टी अपने अलावा द बेस्ट मैन फॉर देमसेल्व्स ही होता है। हर कोई अपने अलावा किसी और की ढाल नहीं बनता, ना ही कोई बन रहा है। हमारे मुल्क में तो ख़ास तौर पे किसी और के लिए कुर्बानी का बकरा नहीं बना जाता, ना ही किसी की ढाल बना जाता है। इफ़ एनीथिंग लोगों के लिए गड़ा ही खोदा जाता है। मैं यहाँ पे पीटीआई या पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ। हमारी सियासत का रवैया हमेशा ही रहा है। दूसरी, अगर ये पिछले चंद दिनों का जितना भी सियासी मंजरनामा है, इसमें जितनी भी पेशरफ्त हो रही है, अगर उसके ऊपर गौर करें तो आपको पस मंज़र में सिर्फ और सिर्फ मुझे तो ख़ास तौर पे मखसूस नशिस्तें ही नज़र आती हैं। ये रिजर्व सीट्स ऐसी म्यूजिकल चेयर्स बन गई हैं कि हर खबर का ताना बाना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिजर्व सीट से ही जाके मिल रहा है। रिजर्व सीट्स की जजमेंट आती है तो फौरन बयानात आने शुरू हो जाते हैं कि पार्टी को बैन कर दिया जाएगा। जब पार्टी के बैन की बात होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 की बाज़गश्त होती है। जो इसकी बात होती है तो साथ ही आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे आर्टिकल 17 की बात होती है, इलेक्शन एक्ट के 212 सेक्शन की बात होती है। लेकिन हम साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि ये सिर्फ बात हो रही है, अभी तक इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। हर मीटिंग में ये जो एजेंडा है ये डेफर कर दिया जाता है। इससे एक आम आदमी के ऊपर तासुर ये आ सकता है कि शायद सिर्फ डराना मकसद है, सजा देना मकसद नहीं है। 2022 में भी एक कमेटी तश्कील दी गई थी जिसको ये एजेंडा दिया गया था, ये टास्क दिया गया था कि इसका जायजा लिया जाए कि क्या आर्टिकल 6 लगता है या नहीं लगता पीटीआई पे। उस पर भी कोई पेशरफ्त खातिर खार नजर नहीं आई हमें। इस वक्त दोबारा शायद ऐसे लग रहा है कि डराया जा रहा है, मेंबरान को कहा जा रहा है कि अगर आपने रिजर्व सीट्स के लिए पीटीआई का मेंबर अपने आप को साबित किया, जो कि रिजर्व सीट्स के लिए जरूरी है उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक, तो आपकी पार्टी पे बैन भी लग सकता है। और अगर पार्टी पे बैन लगता है तो उसी एक्ट के 213 सेक्शन के मुताबिक जो मेंबर्स किसी भी पार्लियामेंट के हाउस में होंगे वो अपनी सीट से हाथ धो बैठेंगे। यानी अगर वो फर्ज माफ कराने जाएंगे तो नवाफिल भी गले पड़ सकते हैं। जो अगर वो रिजर्व सीट्स के पीछे आ जाए, या तो फिर वो उनको सेव कर लें या अपनी जनरल सीट्स को सेव कर लें। शायद ये तासुर दिया जा रहा है। अगर कानून की बात की जाए, जो आर्टिकल 6 की सर ने भी बात की, अगर मैं उसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालूं तो जैसे सर ने बताया कि बेसिकली ये आर्टिकल डील करता है हाई ट्रेजन से, संगीन गद्दारी से। इसमें कहा गया है कि कोई भी शख्स इफ ही एब्रोगेट्स, सबवर्ट्स, सस्पेंड्स और होल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन इन अबेंस, तो वो हाई ट्रीजन का मुर्तकब होगा। अगर इसको मैं समझाने के लिए बात करूं तो कोई भी शख्स अगर आइन को टर्मिनेट कर देता है, खत्म कर देता है, अबॉलिश कर देता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, सैबोटाज करता है, डिस्ट्रॉय करता है, या उसको सेट असाइड करता है टेम्परेरी तौर पे, या उसको एक्टिवली इंप्लीमेंटेशन से रोकता है, तो वो संगीन गद्दारी के जुमरे में आता है। इसी आर्टिकल के अगले सब सेक्शन में कहा गया है कि कोई भी शख्स अगर ऐसे शख्स की मदद करता है इस अमर में, उसको हेल्प करता है, एड करता है, असिस्ट करता है, तो उसके ऊपर भी यही जुर्म लगेगा। यानी आप कह रहे हैं कि सारी सिचुएशन में इतना आसान नहीं है आर्टिकल 6 लगना।
जी इतना आसान नहीं है। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, मैं इन तीनों आर्टिकल्स को, इन तीनों से लॉज को आपके सामने रख देता हूँ आपके नाजरीन के लिए। इसके अंदर जो सेक्शन 2A है उसके अंदर बहुत दिलचस्प बात ये की गई 18वीं तरमीम के थ्रू कि अगर तो कोई शख्स ऐसी सबवर्जन, एब्रोगेशन, सस्पेंशन कर देता है तो किसी भी कोर्ट के पास इस मुल्क में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि उसको वैलिडेट कर दे। और फिर लास्ट सब सेक्शन में कहा गया कि पार्लियामेंट कानून बनाएगी जिसके तहत इसको सजा दी जाएगी। तो अगर अब इसको सामने रखें, इन सारी चीज़ों को सामने रखें और कासिम सूरी साहब की वो रूलिंग सामने रखें, तो ये बात बड़ी क्लियर है कि रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या उसके नतीजे में की गई रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये ट्रीजन में नहीं आती, ये गद्दारी में नहीं आती। तो इसका सवाल फिर ये पैदा होता है कि फिर ये सवाल कहाँ से उठ रहा है, लोगों में ये कंफ्यूजन क्यों आ रही है। तो मेरी राय में जो इसी जजमेंट में एक इजाफी नोट आया था जस्टिस मियां मजहर मियां खेल का, उन्होंने कहा था कि हम पार्लियामेंट पे छोड़ते हैं कि वो आर्टिकल 6 लगाना चाहते हैं या नहीं चाहते। ये इजाफी नोट था। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कहूंगा, मेरे ख्याल से ये गैर जरूरी नोट था। आप ना भी कहते तो ये पावर पार्लियामेंट के पास पहले से मौजूद है, आपके कहने से ज्यादा नहीं हो गई, कम नहीं हो गई। अगर ये रविश इख्तियार कर ली जाए कि हर गलत इंटरप्रिटेशन को गद्दारी कहा जाए, तो फिर ये तो कभी किसी इदारे के ऊपर लग रहा होगा, कभी किसी शख्स के ऊपर लग रहा होगा, कभी किसी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लग रहा होगा। इसको हम रोक नहीं सकेंगे। ये हाइपर जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है, इससे हमने कोई फायदा नहीं उठाया। अब अगर हम आ जाएं अगले आर्टिकल 17 को, जिसको पढ़ा जाता है 212 सेक्शन के तहत इलेक्शन एक्ट में, उसमें भी एब्सोल्यूट पावर नहीं दी गई फेडरल गवर्नमेंट को। उसके अंदर भी ये कहा गया है कि एट मैक्स वो एक नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं जिसमें वो कह सकते हैं कि उनके मुताबिक ये पार्टी सोवरेनिटी के अगेंस्ट, इंटेग्रिटी के अगेंस्ट काम कर रही थी इस मुल्क के, या कोई टेररिज्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी, तो वो ये अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इस डिक्लेरेशन को भी इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट में ही जाना है। फाइनल बाइंडिंग आप कह रहे हैं, फाइनल जो बाइंडिंग होगी वो सुप्रीम कोर्ट की होगी। जी ये पावर एब्सोल्यूट पावर नहीं है, एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। दिस पावर इज शेयर्ड बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो वो एक डिक्लेरेशन देगी जिसको रेटिफाई करेगी, इंडोर्स करेगी सुप्रीम कोर्ट। अगर वो ऐसा नहीं करती तो किसी पार्टी को बैन नहीं किया जा सकता। हम लोगों ने आज तक बहुत बेतहाशा पार्टीज को बैन किया है, मेरा नहीं ख्याल हमने उससे कुछ सीखा है। सही या गलत की बहस में जाए बगैर अगर मैं सिर्फ आपके नाजरीन को याद दिलाता चलूं तो हमने 1954 से ये काम शुरू किया। कम्युनिस्ट पार्टी को बैन किया गया, 71 में अवामी लीग को बैन किया गया, 75 में अवामी नेशनल अवामी पार्टी जो उसको कहलाती थी उसको बैन किया गया, जो कि अब ANP कहलाती है। इसी तरीके से खान साहब के वक्त में सिंध महाज की एक पार्टी थी, उसको रोका गया, फिर लब्बैक को रोका गया, आज उन्हीं के ऊपर ये मुकदमात बनाए जा रहे हैं। ठीक है, जब हुकूमत में होते हैं तो शायद मेरे ख्याल में हुकूमत वक्त अपना जोर बाजू दिखाने के लिए वक्ती तौर पे मुकदमात बनाती है। जब बाहर आती है तो उसको प्रोटेस्ट याद आते हैं, और प्रोटेस्ट भी वो ऐसे कर रही है, भूख हड़ताल कर रही है। वैसे तो ये एक पुरअमन एहतजाज का बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको हम भूख हड़ताल कह भी सकते हैं या नहीं कह सकते। ये तो 7 से 4 के दरमियान का वक्फे के अंदर उन्होंने कुछ नहीं खाया। यहाँ पर तो खाने का वक्त भी नहीं होता उस वक्त। एहतशाम साहब जहाँ बैठे हैं वहां शायद होता है, हमारे यहाँ तो चाय का वक्त होता है, शायद चाय की हड़ताल कर रहे हैं। सही बात है। एहतशाम साहब की जानिब चलते हैं। एहतशाम साहब, ये अगेन फवाद चौधरी साहब भी वाली बात कर रहे हैं कि ये भूख हड़ताल और ये जो मुजाहरे हैं, इससे जो बानी PTI को बाहर लाने की जो कोशिशें की जा रही हैं, ये एफर्ट्स जो हैं ये काम नहीं करेंगी। जो उन्होंने नुस्खा दिया है या जो उन्होंने तजवीज़ दी है, आप समझते हैं कि वो वाकई अगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन की जाए तो शायद हालात बेहतरी की जानिब जाएं? सामने जो आप सवाल ओरिजिनल कर रही थी, लगाई साहब से भी पूछा, माँ से भी पूछा, देखिए 3 चीजें बड़ी, मैं चाहूंगी इसमें ऐड ऑन कर लें ये सवाल भी। जी हाँ, ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके सवाल की, और तीनों का जवाब जो है ज़मीनी हक़ाइक़ की उसमें देखने की जरूरत है कि क्या। देखिए एक बात माननी पड़ेगी कि हुकूमत के पास बहुत हथियार होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस्तेमाल करने के लिए। अब मुझे यहाँ बैठे मेरी इत्तला यही है कि जो बात अभी हमाद ने की है रिजर्व सीटों का मामला, ये रिजर्व सीटें अगर से फैसला कर भी दी गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आमना, तो ये उनको नहीं मिलेंगी। PTI को सीटें नहीं मिलेंगी, भले खाली रह जाए, कुछ भी हो जाए। ये आप खबर दे रहे हैं, ये आपका तज्जिया है? ये तज्जिया नहीं है, खबर भी है। अच्छा, जहाँ पे जो इत्तला दी है कि ये एज वी स्पीक ये इनको इतनी आसानी के साथ सीटें नहीं मिलेंगी, क्योंकि हुकूमत इस वक्त ये महसूस करती है कि जी ये उनके साथ ज्यादती की गई है। ये लड़ाई जो अदलिया की हुकूमत के साथ और अदलिया की एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, ये उसका शाखसाना है। और यही वो लोग जो अपील में जाके फैसला चेंज हो जाएगा। एहतशाम साहब देखिए, अब फैसला चेंज भी हो जाए, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो जिसको आप लिंगर ऑन कर सकते हैं। अब ये कि जो बात हो रही है, अगरचे इससे मुतल्लिक नहीं, लेकिन अल्टीमेटली आएगी, ये जो आप ट्रिब्यूनल लगाने वाली बात है, जो हुकूमत ने फैसला किया हमना कि ये रिटायर्ड जजेस जो इसको होल्ड कर सकते हैं वो सरबराह बनेंगे। अगर ये जो इम्प्लीमेंट अब तक तो हुकूमत ने, काबीना ने फैसला किया, अगर ये चलता है मामला
तो आप ये भूल ही जाएं कि इन सीटों का फैसला होना है। ट्रिब्यूनल क्या फैसले करेंगे आपको भी पता है लगारी साहब, हम सब ज़्यादा जानते हैं कि माजी में हुकूमतें जब ट्रिब्यूनल बनाती हैं तो उनके नतीजे क्या निकलते हैं। सियासी खला जरूर पैदा होता है, देर जरूर होती है, लेकिन इनका फ़ायदा कुछ नहीं होता। असल बात यह कि हुकूमत के पास अभी आमना हथियार बहुत हैं PTI के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। उनमें एक है कि सीटें नहीं मिलेंगी। दूसरी बात देखें, ये सियासी अमल की लगारी साहब ने बात की, देखें सियासी अमल से खुद ही बाहर हुई है PTI और सियासी ज़राए इस्तेमाल करने की बात होती है। माजी में देख लें, अब तक देख लें, जिन सियासी जमातों ने सोलो फ्लाइट लेने की कोशिश की और अपने अहदाफ हासिल करने की, वो नई बात नहीं। माजरत के साथ अगर हथियार हैं तो इम्प्लीमेंट की तरफ तो जाते नहीं है अभी तक, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी में तीर चलाए जा रहे हैं। देखिए फ्रस्ट्रेशन हमें मरीम नवाज साहिबा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, फिर उसके बाद आज मरीम औरंगजेब साहिबा, जिस तरह से वो भी अदलिया को टारगेट करती रही हैं इस मामले पर, तो अगर कुछ है तो वो उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? देखिए बात ये है, आमना माजरत के साथ न्यूयॉर्क में ही बैठे हुए हैं असद मिनार साहब, उनका स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया। जिस तरह उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुकूमत को एक मैसेज दिया, एस्टैब्लिशमेंट को दिया है, तो हुकूमत भी और एस्टैब्लिशमेंट भी यही पोस्चरिंग, सिग्नलिंग, मैसेजिंग ये कर रही है। बताना यही चाह रही है कि जी ठीक है, आप हमसे ज़्यादा तकड़े नहीं हैं, आप जो करेंगे हमारे पास उसका भी तौर है। हाँ, ये बात ज़रूर है आमना कि माजी में हमने देखा कि सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने का फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। अभी देखें 100 से ज़्यादा प्रोस्क्राइब जमातें थी मजहबी और इंताफ पसंद, उनमें से नाम बदल के 70 वापस आ गई। पीपल्स पार्टी को जब पाबंदी लगी तो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बन गई। इन पे पाबंदी लगेगी तो ये PTI पार्लियामेंटेरियन हो जाएंगे, कुछ और हो जाएंगे, किसी और नाम से आ जाएंगे। जिस तरह उन्होंने ऐन वक्त पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए थे, चाहे अपने फौरी तौर पर मकसद हासिल करने के लिए ये कर लेंगे। अहम बात यह है कि इस वक्त पाबंदी लगेगी। बज़ाहिर तो लग रहा है इसहाक़ साहब का बयान में बड़ा वजन है कि अभी कोई फैसला नहीं हो। मेरा ख्याल है वो भी देखने हैं कि ये मामलात किधर जा रहे हैं। एक मैं चाहूँगी आप लास्ट कमेंट कर दें। US स्पोक्स पर्सन का आपने बयान, मैथ्यू मिलर साहब का भी, वो ये कह रहे हैं, एक तो जो इस वक्त गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, राउफ हसन साहब की गिरफ्तारी, उसको उन्होंने कहा जी हमें तशवीश है। दूसरा मामला कांग्रेस के जो ब्रेड शर्मेन साहब का भी, जो PTI इस मामले को बड़ा उठा भी रही है, हाईलाइट कर रही है अपने पेजेस पर, वो ये कह रही है कि यहाँ से प्रेशर आया है तो ये मामला शायद मौखर किया जा रहा है, बैन करने वाला। देखिए हम ना उनकी कांग्रेस सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोग कोई भी करारदाद नॉन बाइंडिंग पास करें और उसका ह्यूमन राइट्स का जनीवा का ग्रुप कुछ भी कहे, लेकिन उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट बड़ा, जिसको पंजाबी में कहते हैं, पोले से पीछे अपने आप को हटा लेता है। ये जी पाकिस्तान के तो ये इंटरनल मामलात है, हम इसमें वजाहत नहीं करते। और फिर आप देख लें ओपनली जिस तरह इस हुकूमत को तस्लीम कर चुके हैं, पैगामात भेज चुके हैं, बाइडन भी, बाकी लोग, तो वो एक हद तक जाते हैं। उनकी ज़ाहिर है पब्लिक प्रेशर होता है और वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़ाहिर है डायस्पोरा बड़ा मजबूत है, उनको देखते हुए उनके बयानात भी आ जाते हैं, लेकिन इस एक हद तक जाते हैं, उससे आगे नहीं जाते। देखिए हम ना आखिरी बात, अहम बात यह है कि जो सारा पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त बना हुआ है ना, इसमें मुझे लगता है कि आज भी अब बात होती है तो PTI लूजर लग रही है। ये सोलो फ्लाइट कामयाब नहीं होगी। बात चौधरी बड़ा ठीक है। आप देखें 83 की, आप देख लें जवाहर के खिलाफ जो हुई थी पीपल्स पार्टी, JUI वो लोग शामिल हुए थे। उसके बाद आप देख लें बाद में जो तहरीकें चली है, सारी सियासी जमातें इकट्ठी हुई हैं तो बात आगे चली है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त सोल सर्चिंग करने की जरूरत है PTI को। ये कह देना कि जी हम भूख हड़ताल करके अपने अहदाफ हासिल करेंगे, नहीं हो। इनको एक चैनल खोलना पड़ेगा बातचीत का। अभी देखें ये कल परसों की बात है जब आपने देखा मानी PTI ने एक दफा फिर डिस्टेंस किया, ये कह के कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, जिन्होंने किया उनको सजा मिलनी चाहिए। 9 मई दूसरे दिन ही उन्होंने तरदीद जारी कर दी कि ये मैंने तो कहा ही नहीं। तो देखे ना इस तरह की फिजा में जब आप टेस्ट सर, वो कह रहे हैं कि उनके जो हमने देखा अली मोहम्मद खान साहब, वो ये तरदीद कर चुके हैं कि ये मामला मिसकोट किया जा रहा है। ये एक रिपोर्टर की जानिब से एक निजी चैनल पर इसको मिसकोट किया गया। एग्जैक्टली उनके वर्ड्स ये नहीं थे। हम ना इनके लोगों को कोट करके एक जमाना चला गया, हमने चले सर हमें अब तो यह है कि लोग बयान आपको चले तरदीद आ गई ना, हम अगले पैनलिस्ट की जानिब जाते हैं क्योंकि इसकी कोई या तो प्रूफ होना तो हम इसको डिस्कशन का ऐसा भी बनाएं। शाह साहब, एक तो हमारे पैनलिस्ट की जो राय सामने आ चुकी है कि बैन लगाना एक तो इतना आसान नहीं है, दूसरा बैन अगर लगता भी है तो वो सस्टेन करना ये भी एक मुश्किल काम है। तो फिर एक तो ये कि ये बैन लगाने पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा था, मरीम औरंगजेब साहब बड़ी बोली है इस मामले में। दूसरा जो अभी एहतशाम साहब ने भी नुक्ता उठाया कि सोलो फ्लाइट का फ़ायदा नहीं है, फवाद चौधरी साहब की तजवीज़ को क्यों नहीं देखा जा रहा। ये कहीं ना कहीं इस पर मामला पहले डिस्कस हुए थे लेकिन आगे नहीं बढ़े, पेशरफ नहीं हुई। देखिए हम ना मेरे तीनों मौजूद साथियों ने जो बात की, मेरे ख्याल में इस वक्त जो असल मामला है वो है दोनों सियासी जमातें जो है हुकूमत के अंदर और अपोजिशन में,
वो शायद एक दूसरे के खिलाफ प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये भूख हड़ताल, मुजाहरे एक तरफ और दूसरी तरफ से मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत या PDM की जो हुकूमत है उनकी जानिब से प्रेशर टैक्टिक कि हम जनाब बैन कर देंगे PTI को और उसे सियासत से बाहर कर देंगे। रीज़न ऑब्वियसली नज़र यही आ रहा है कि जो बात ख्वाजा आसिफ साहब ने की कि उन्हें ये लगता है कि फॉर्म 45 और 47 उसके जो मामलात हैं वो भी आगे जाके खुलने शुरू हो जाएंगे और शायद बहुत सारी सीटें जो है PMLN लूज करने जा रही है। देखिए खौफ क्यों है? हुकूमत अगर हुकूमत में है, इत्तेहादी उसके साथ हैं, वो ताकत और इक़्तिदार का जो है वो मजा ले रहे हैं, तो फिर उनको परेशानी क्या है? अगर आप उनको सीटें मिलती या नहीं मिलती। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये कि अगर अदालत ने वाकई एक ऑलिव ब्रांच दी है, मैं इसको एक पॉजिटिव उस पर ले रहा हूँ कि दोनों सियासी जमातों के दरमियान जो खलीज थी, पोलराइजेशन की, वो बड़ी हद तक दूर चली गई। मैं हुकूमत और अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, तहरीक इंसाफ कह लें, आप सुन्नी इत्तेहाद कह लें। अब अगर आप बैन लगाते हैं तो वाकई उसका रिजल्ट क्या आएगा? आप क्या वाकई तहरीक इंसाफ को सियासत से बाहर करना चाहते हैं? तो आपके ख्याल में इतने बड़े जो उसके फॉलोअर्स हैं, आप उनका क्या करेंगे? देखिए परेशानी क्यों है? अगर परेशानी है और हुकूमत की भी परेशानी है तो कहीं ना कहीं तो मसला है। मतलब मेरी और आपकी ख्वाहिशात अपनी जगह पे कि कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए और आगे मामला क्या है। जो कुछ मेरे सोर्सेज है वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब जो बानी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है उनसे तो ये भी निगोसिएशन की जा रही है कि आप अगर वाकई ये मामलात बदलते हैं, फॉर्म 45 और 47 से रिजल्ट आते हैं और तहरीक इंसाफ वाकई हुकूमत में आती है तो फिर क्या होगा? क्या वो वाकई नैब के कवानीन को दोबारा जो है ना वो लागू करने की कोशिश करेंगे? क्या वो मुखालिफिन को लटकाने की बात करेंगे? क्या वो इन सब लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की बात करेंगे? देखें, आप खुद एक दुश्मनी की फजा को प्रमोट कर रहे हैं अगर आप PTI पे बैन की तरफ जाएंगे। मेरे ख्याल में देखिए आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जाहिर बात है जो हुकूमत जिस तरीके से PDM की हुकूमत मुश्किल हालात में फंसी हुई है, मेरे ख्याल में हर बंदा कह रहा है कि जनाब हुकूमत के चंद दिन है। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि जनाब उनको प्रेशर डाला गया तो वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन तो फिर बैन की बात तो हुकूमत की जानिब से नहीं है शाह साहब? मतलब कौन सा ऐसा मामला है जिसके ऊपर देखिए ये एक चीज होगी। दूसरी, मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो किसी भी लिहाज से मुल्क के लिए किसी भी लिहाज से फायदे में है। उसकी वजह ये कि एक तरफ आप जो है लॉ एंड ऑर्डर के इशूज है, आप खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, आप एक पूरा एक जत्था यहाँ पे निकला, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हुआ, आज आप नेगोशिएशन कर रहे हैं, जिरगे कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है ना आप बॉर्डर के ऊपर अपनी सिक्योरिटी के हालात को देखिए। मुझे समझ नहीं आ रही कि बिजली का क्राइसिस अलग है, IPPs का इशूज अलग है, मुल्क जो है वो फाइनेंशियल तबाही के हद पे, और हमारे यहाँ दो पार्टियां इस बात पे आप इसको बैन करना चाहिए और इसको सीटें देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ, देखें सीटें जिसकी हैं उसको मिलनी चाहिए। अगर अदालत ने वाकई फैसला कर दिया तो हुकूमत उसको क्यों कंटेस्ट करना चाह रही है? खौफ क्या है? ये सीटें अगर जो रूलिंग जमात की नहीं है तो वो पराई सीटों के लिए क्यों तगोदो कर रही है और कोशिश कर रही है कि इनको ना मिलनी चाहिए? अब आपने अगर पॉलिटिकल माहौल को मेरे ख्याल में बेहतर बनाना है तो उसमें आपने गिव एंड टेक करना होगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब आप भले ना माने लेकिन कैदी 804 इस सियासत का एक इम्पोर्टेंट मोहरा है, तो उसके साथ डील करते हैं या आप उसके साथ उसको सजा देते हैं, आपने जो भी करना होगा। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि अगर इसी तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन सियासी जमातों की रही, जो बरसर इक़्तिदार जमातें हैं वो हर बार इस्तेमाल करती हैं। वो 1956 में भी हुआ, 71 में भी हुआ, फिर आपके पास अभी जो जमातों पे बैन लगा उन पे भी हुआ, पीपल्स पार्टी पे बैन लगा उस पर भी हुआ। अब क्या PMLN पीपल्स पार्टी दोबारा PTI पे बैन लगाने जा रही है और वही जो है वो हिस्ट्री रिपीट करने जा रही है? तो कल मेरे ख्याल में फिर वही बात होगी कि अगर तहरीक इंसाफ आइंदा साल इससे अगले सालों में बरसर इक़्तिदार आती है तो उसका रवैया क्या होगा? फिर वो कहेगी फांसी लटका दो, मैं चोरों को लटका दूंगा। मेरा ये ख्याल है देखिए हर जो इदारा है, चाहे वो मुकर्रिना है, चाहे वो अगेन वही बात आ जाती है कि इस विशियस साइकिल से निकलना है हमें, जो हम रेपुटेशन पे चल रही है मामला। पहले जो हुकूमत थी वो आके पॉलिटिकल वेंजेंस, उसके बाद ये वाली हुकूमत के भी हम जो मामला देख रहे हैं, बाकी चीज़ें जो हैं जो रियल इशूज़ हैं उसकी तरफ तवज्जो हमें दिखाई नहीं दे रही। मैं शुक्रिया अदा करूँगी एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, हमाद रोहेला, इनका शुक्रिया अदा करूँगी। एहतशाम साहब हमारे साथ रहेंगे, लगारी साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम मामलात बात करेंगे मुआशी सूरत हाल के हवाले से। इस वक्त जो एक बिजली का पावर का क्राइसिस है, हमें गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आइंदा 3 बरस में मुल्की बरामदात $60 अरब तक ले जाने का एक टारगेट मुकर्रर किया, जिस पर हमने गुज़श्ता रोज़ भी अपने प्रोग्राम में बात की थी। लेकिन क्या हुकूमत के इल्म में नहीं है कि महंगी बिजली और दीगर जो मसाइल हैं उसके सबब हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद करने की बातें की जा रही हैं?
इन हालात में एक्सपोर्ट्स में इजाफा और मईशत की बेहतरी कैसे मुमकिन है, ये कितना रियलिस्टिक अप्रोच है? ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन पंजाब के चेयरमैन कामरान अरशद ने कहा है कि सनतें बंद हो रही हैं। बरामदात 19 अरब डॉलर से कम होकर $16.5 अरब डॉलर तक आ गई हैं। पाकिस्तान यॉन मर्चेंट्स एसोसिएशन के चेयरमैन शेख खलील कैसर ने भी वाजे कर दिया कि पावर टैरिफ में गैर मामूली इजाफे से टेक्सटाइल सेक्टर्स की 50% सनतें बंद हो गई हैं। मुल्क भर की 580 स्पिनिंग मिल्स में से 29% जो मिलें हैं वो बंद हैं, जबकि 440 नेटिंग मिलों में से बताया जा रहा है कि 20% बंद हो चुकी हैं। यहाँ नाजरीन की मालूमात के लिए हम बता दें कि गुज़श्ता साल IPP से 1198 अरब रुपए की बिजली खरीदी गई, मगर 3127 अरब की अदायगियाँ की गई, यानी बिजली खरीदे बगैर 1929 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट कर दी गई। IPPs को की गई कुल अदायगियों में 38% पैदावारी लागत और साथ ही साथ 62% जो कैपेसिटी पेमेंट का इंकशाफ हुआ है। 85% IPPs की पैदावार 50% से कम थी, मगर अदायगियाँ 100% की गई। सिर्फ 0% प्लांट फैक्टर वाले पावर प्लांट्स को एक साल में 46 अरब 40 करोड़ रुपए कैपेसिटी पेमेंट अदा की गई। अवाम पर होने वाले इस जुल्म पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी खामोश हैं, जैसे कि हम पहले भी देख रहे हैं कि वो इस हवाले से बात करते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि 35.5 रुपये के फ़ी यूनिट बुनियादी टैरिफ में कैपेसिटी पेमेंट 18 रुपये है। मुआशी तरक्की और बिजली के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल से कैपेसिटी पेमेंट में कमी लाई जा सकती है। हुकूमती इत्तेहादी MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब भी काफ़ी दिनों से इस इशू से हवाले से बात करें। उन्होंने ये मुतालबा किया है कि कैपेसिटी चार्जेस की शिक के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता, और वो ये कह रहे हैं कि IPPs के साथ जो मामलात हैं, मुआहदे हैं, उसको ख़त्म किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़हीमुर रहमान साहब भी इस हवाले से इंतहाई सख्त लहजे में बारहा ही कह रहे हैं कि IPPs मुआहदे करने वाली जमातों के सरबराहों को चौकों पर लटकाया जाए। लगता है कि हुक्मरान कारोबार तबाह करने के एजेंडे पर हैं। आवाम को दरपेश बिजली के इस इंतहाई अहम मसले पर अब आज हम बात करने जा रहे हैं। अगेन हमारे साथ गेस्ट होंगे जनाब चेयरमैन एप्टिमा आसिफ इनाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। सर, आपकी जानिब आती हूँ। सबसे पहले ये जो हम देख रहे हैं कि एक इस वक्त IPPs को लेके बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, ख़ास तौर पे हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं जिनमें मुस्तफ़ा कमाल साहब MQM को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी के ज़हीमुर रहमान साहब भी बोल रहे हैं, खुद हुकूमती जमात के लोग भी इस पर बात कर रहे हैं। फिर गौहर साहब के इंकशाफात भी हमारे सामने मौजूद हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर रहे हुए हैं कैबिनेट के, केयर टेकर के। तो मुझे ये बताइएगा, ये जो मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है कि IPPs के साथ जो मुआहदे हैं या वो ख़त्म किए जाएं और रीशेड्यूल या रीस्केड्यूल रिविज़िट किया जाए उनको, ये आपको इम्प्लीमेंटेबल लग रहा है? और इस पे क्या ये हुकूमत कर पाएगी इस मामले को, इस डिमांड को पूरा? जी बिल्कुल, अगर विल हो तो इसमें कोई मसला नहीं है। उसकी वजह यह है कि जैसे हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लीडर जनाब गौहर साहब ने बताया है, ये सारे टेंटेड कॉन्ट्रैक्ट हैं। देखिए, जब हमारे मुल्क का सिस्टम ही 22,000 का है तो 50,000 ऐसे तो नहीं मतलब कोई बेच गया। मतलब ऑब्वियसली पूरे सिस्टम है गवर्नमेंट का, इस तरीके से थोड़ी होता है कि आपको ज़रूरत 10,000 है, आपने 30,000 40,000 खरीद लिया। इसमें ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम्स हैं, कॉस्टिंग के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए हमने कहा है कि हम आउटराइट मुआहदे कैंसिल करने से पहले और उस तमाम में इंटरनेशनल लिटिगेशन में अभी जाना तो बहुत दूर की चीज़ है। सबसे पहले फोरेंसिक ऑडिट तो कराएंगा कि फोरेंसिक ऑडिट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चल जाएंगी जिसके बाद वो हो सकता है खुद ही नेगोशिएट करके ख़त्म कर दें कि जी ठीक है, हम इस तरह नहीं, इस तरह कर लेते हैं। ऐसे प्लांट भी हैं जिन्होंने 24 साल में 1 किलोवाट बिजली नहीं बनाई और उन्हें 200 300 अरब रुपए दे दिए हैं, जबकि कितनी लोड शेडिंग हुई है। इसका मतलब है कि वो प्लांट इतने अनवाइबल थे कि उनको चला के जो है वो नुकसान ज़्यादा था और लोड शेडिंग करके हुकूमत को जो है वो बचत हो जाती थी। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अब मसला सिर्फ ये है कि पूरी दुनिया में एनर्जी की कॉस्ट कम हो रही है। आप इसे सपोर्ट जिन कर रहे हैं मुल्कों इस की डिमांड कॉस्ट को, 8-9 सेंट थी वो अब घटते घटते 4-5 आ गई। बहुत सारे इलाके इंडिया ने जो नए। आसिफ साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं इस डिमांड को? आप इस पर जो एप्टिमा का क्या सारा रिजर्वेशन क्या है, मैं ये भी जानना चाहूँगी। जी एप्टिमा ने सबसे पहले ही डिमांड की, हमारी फंडामेंटल डिमांड ही यही है कि फोरेंसिक ऑडिट फ़ौरन किया जाए। और इससे पहले जो है वो कुछ लोगों ने कोशिश भी की थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मेरे ख्याल में फोरेंसिक ऑडिट का वो करा लिया था ऑर्डर, फिर वो कोई लाहौर हाई कोर्ट वगैरह में स्टे हुआ है। तो ये तो इन्होंने ऑडिट ना कराने का उस वक्त ही मकसद समझ आ गया था कि भाई इसमें कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ है कि जिसको मतलब छुपाने के लिए जो है वो फोरेंसिक जो है वो रोका जा रहा है।
तो इस सारे मामले में आपकी हुकूमत से वैसे, और हम कहते हैं इंटरनेशनल कंसल्टेंट से कराएं, दुनिया की 2-3। इस सिलसिले में बातचीत चल रही है हुकूमत से? जी देखिए, बात दरअसल है कि हमारी जी हम नहीं हमारी तो जनरल बात हुई है। हमारा तो देखिए, एक बात आप पहले ही ये समझ लें कि जून 2022 तक इंडस्ट्री का टैरिफ जो है वो 9 सेंट था और $6 की LNG मिलती थी, ठीक है। वो ख़त्म हुआ जून में। फिर उसके बाद दोबारा जो है वो हुकूमत ने कुछ 5-6 महीने के लिए 19 रुपये 99 पैसे टैरिफ दिए। फिर उसके बाद वो सीधे टैरिफ, मगर वो टैरिफ जो है वो सिर्फ टेक्सटाइल तक रिस्ट्रिक्टेड थे, 5 एक्सपोर्टिंग सेक्टर तक। उसके बाद जो फिर ये हुआ कि कुछ हुकूमत ने बंडल किए अपने बेचने के लिए IPPs, तो उसके लिए उन सबको IPP मॉडल में अपने प्लांट्स को लेके आए। तो उसके बाद ये एक्सप्लोड हो गई पेमेंट, और ये सीधे जो है वो 38, 34 और 42 रुपये का टैरिफ बनना शुरू हो गया। अगर आप देखें कि जो हमारी हाइडल और न्यूक्लियर को आप 10-11 हज़ार तकरीबन फ्री है और बगैर किसी कैपेसिटी पेमेंट की है, उसको आप हटा दें तो आप हैरान रह जाएंगे। ये तो 80-90 रुपये की बिजली पड़ रही है हमें, प्लस टैक्स। 100 रुपये का यूनिट है ऑलरेडी, जिसको एवरेज आउट करके जो है वो हम ये इतने महंगे बन रहे हैं। एहतशाम साहब, आपकी जानिब आऊँगी, और इस तरीके से कंजम्पशन कम हो रही है जून टू जून। ठीक है आसिफ साहब, आई विल गेट बैक टू यू। मैं एहतशाम साहब को भी हमारी कंजम्पशन जो पाकिस्तान की है वो 18% डाउन हुई है। ठीक है एहतशाम साहब, आपकी जानिब आ रही हूँ। ये जो मामला अभी हम देख रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस वाले जो मामला इस वक्त चल रहे हैं, लेट्स अज्यूम कि अगर IPPs वाला जो मामला है ये सॉर्ट हो जाए, जैसे कहा जा रहा है, जो डिमांड भी हमारे सामने आ रही है कि इनके साथ मुआहदे ख़त्म किए जाएँ और वो जो लायबिलिटीज बने हुए हैं उनके साथ तो खास तौर पे मामला ख़त्म किए जाए, क्योंकि आप ज़ीरो प्रोडक्शन आपकी जानिब से या पार्शली है। तो सर, ये अगर लेट्स अज्यूम ये हो जाती है डिमांड पूरी, तो आप समझते हैं कि जो क्राइसिस है ये ख़त्म हो जाएगा या और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसमें? देखिए, इसमें हमने बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर आप शुरू हो जाएं 1990 से लेके 2023 तक, जो हमने देखा पावर प्लांट लगे 40-45 के करीब, इनमें बड़ी कंपनियां आती हैं, चाइनीज़ 23 पावर कंपनियां बाद में आई, सीपेक के तहत उनके नए मायदे हुए। देखिए, इसमें बज़वर्ड जो है कि जो पावर परचेज एग्रीमेंट उस वक्त किए गए थे डे 1 से, और ये ख़ास तौर पे PMLN की हुकूमत ने किया था, 10% ज़्यादा उन्होंने चार्जेस दे के उन कंपनियों को नवाजा गया। वो कहते हैं कि बांग्लादेश में, श्रीलंका में, हिंदुस्तान में 7 सेंट पर यूनिट पे लगे थे, हमारे यहाँ उस वक्त ही 13% से ज़्यादा पे लगे थे। इस तरह बढ़ते बढ़ते 23 रुपये, 24 रुपये, उससे भी ज़्यादा आज ही हो गए। फिर इसको 2002 में इसको पावर पॉलिसी को रिवाइज़ किया गया, तो मुशर्रफ के ज़माने में कुछ बेहतरी लाने की कोशिश की बात नहीं बनी, क्योंकि जिस तरह के एग्रीमेंट ये कर लेते हैं, लेकिन एग्रीमेंट करने के बाद फिर तो आप खुद फंस गए ना। होता ही है कि अब ये बात कोई छुपाने वाली नहीं है। आमना पीपल्स पार्टी PMLN ने जो मायदे किए, इन्होंने अपने कट रखे किए थे सर, खास तौर पे जो 2013 से 18 वाले जो हम देख भी रहे हैं इस हवाले से कि ये वाले जो मुआहदे थे ये सबसे महंगे मुआहदे किए गए। जी हाँ, सबसे ज़्यादा नुकसान हमें इसमें उठाना पड़ा। जी हाँ, सबसे ज़्यादा महंगे किए गए। और फिर अच्छी बात इसमें जो हुई थी, पहली मरतबा PTI के ज़माने में जो बात मानने वाली माननी चाहिए, उन्होंने एक बड़ा जिसको कहते हैं कंसर्टेड एफर्ट किया था, और इनमें से 12 कंपनियां जो हैं उनके साथ बातचीत की थी, और उन्होंने कहा था कि जी आपने ये जो कैपेसिटी चार्जेस के हवाले से जो पैसे आप ज़्यादा ले रहे हैं इनको कम करें। तो उस वक्त ये आमना MOU साइन हुआ था, और ये तय हुआ था कि ये तकरीबन 408 अरब रुपया जो है ना वो सालाना हुकूमत को बचेगा, और उसके नतीजे में नहीं एग्जैक्टली 800 रुपया बचेगा, और फिर 405 अरब रुपया ये तय किया गया था कि जो उनके वाजिबात हैं उनको वापस किए जाएंगे। वाजिबात दे दिए गए, ये मामला वहाँ का वहाँ खड़ा रहा, वो एग्रीमेंट साइन नहीं हो सके। उसकी वजह है कि चाहे निशात में लोग PMLN वाले मंशा साहब की हो, निशात पावर प्लांट है, इस तरह बाकी लोग हैं, हुकूमत जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं, PMLN के लोग भी, खुद वज़ीर आज़म के साथ आतिफ सुलेमान शहबाज साहब उनकी भी, जी हाँ, वो भी शामिल हैं। तो नतीजा ये होता है कि ये एग्रीमेंट करने के बाद ये पीछे नहीं हटते। लेकिन अब ये सवाल ये है कि जी चले आपने माजी के मायदे गलत किए हैं, इनको अनडू कैसे करेंगे, रीनेगोशिएट करें। मामला तो आर्बिट्रेशन में सुप्रीम कोर्ट तक गया, ट्रिब्यूनल के पास गया मामला, फिर नैब 20 में आया, उसने रगड़े लगाने। जी आसिफ साहब का इस हवाले से टेक ले लेते हैं। आसिफ साहब, ये तो मामला बड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, जिसमें आप रिसीविंग एंड पे भी आप हैं और गिविंग एंड पे भी आप हैं, तो ये किस तरह से किए जाएंगे? और दूसरी चीज़ ये कि मैं चाहूँगी कि जैसे वज़ीर आज़म अभी ये जो बात करें कि $60 अरब तक बरामदात, ये सारी सर्कमस्टांसेस को देखते हुए आपको नज़र आ रहा है कि ये हो पाएगा, डूएबल है ये मामला?
कि अनलेस ही हैज़ सम स्पेसिफिक प्रोग्राम जो हम लोगों को पता नहीं है, जो आम हालात में जो सेक्टर्स हैं, जो टेक्सटाइल से लेकर बाकी तमाम में, चावल में भी आपको पता है वन ऑफ इतना बड़ा गेन आया है जो शायद सस्टेनेबल नहीं हो। इंडिया के बैन की वजह से चावल के प्राइस भी बढ़े और हमारे यहाँ से जो बैकलॉग क्वांटिटीज़ थी वो सब चली गई। मुझे तो लगता है कि गॉड फॉरबिड हम जो है वो पीछे की तरफ ही जाएंगे, आगे का तो मुश्किल नज़र आ रहा है। और आप देखें कि 22 का तो $34 बिलियन की एक्सपोर्ट थी, आज भी हम 34 तक तो वापस नहीं पहुँचे हैं, जबकि चावल की एक्सपोर्ट जो है वो 100 कितने 2 बिलियन तो चावल ऐड हुआ है उसमें जी। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट भी 3-3.5 बिलियन माइनस है, और वो भी अब उसमें भी मतलब कोई मुझे ग्रोथ के आसार नहीं नज़र आ रहा है। इस एनर्जी पे तो देखिए मोरलेस हर चीज़ भी बंद हो जाएगी, मतलब क्या एक्सपोर्ट क्या इंपोर्ट इंडस्ट्री के लिए इसमें ऑलमोस्ट। अच्छा, फिर इसका मैकेनिज्म भी ऐसा है कि अगर आपकी 20% ग्रोथ कंजम्पशन कम हो जाएगी तो आपका ये टैरिफ जो है वो 16 का 18 हो जाएगा, आपके पास और कैपेसिटी ऐड होगी, ये 20 हो जाएगा। तो अनलेस एवरीबडी इज़ डेड, जब तक ये टैरिफ बढ़ता रहेगा, फिर उसके बाद हमें सोल्यूशन फिर भी ढूंढना होगा। ठीक, आसिफ इनाम साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर जो हमारे साथ मौजूद थे, और साथ ही साथ एहतशामुल हक साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगी। कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।